हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, ठीक है, या हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन कह सकते हैं। उसका जो है लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ाया गया है? एल्किल हैलाइड के विषय में और उनके वर्गीकरण के बारे में कि एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाए। आपने उसमें क्या पढ़ा है? फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड, सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड, इन सब के बारे में पढ़ा है। और आपने क्या पढ़ा है? एलिल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड, ठीक है, ये सब पढ़ा है आपने। और इसके बाद क्या पढ़ा है? आपने हैलो एरियंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और हैलो एरियंस का वर्गीकरण पढ़ा है आपने। हैलो एरियन का वर्गीकरण, हैलो एरियनों के वर्गीकरण में आपने क्या पढ़ा है? मोनो हैलो एरियन, ठीक है, डाई हैलो एरियन, ट्राई हैलो एरियन, ठीक है, ये सब पढ़ा है आपने। इसके बाद के टॉपिक्स क्या होंगे? इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा एल्किल हैलाइडों के नामकरण के बारे में। एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, इन सब के नाम के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जो एल्किल हैलाइड होता है वो सामान्य नाम है ना। एल्किल हैलाइड को आप RX से दिखाते हैं। ध्यान दें आप लोग, सामान्य केस में आप एल्किल हैलाइड को RX से दिखाते हैं, ठीक है। इसका मान लीजिए, या कह सकते हैं ना, इसका यूपीएससी नाम क्या लिखेंगे आप? इसका यूपीएससी नाम लिखते हैं हैलो एल्केन। हैलो एल्केन क्या होता है? इसका यूपीएससी नाम, आईयूपीएसी नाम होता है इसका हैलो एल्केन। और जो एल्किल हैलाइड है ये इसका कौन सा नाम है? सामान्य नाम है। ये सामान्य नाम की कैटेगरी में आता है। तो कुछ एल्किल हैलाइड आपको लिखे गए हैं, एल्किल हैलाइड के स्ट्रक्चर्स और उनके सामान्य नाम लिखे गए हैं। अब वही मुझे समझाना है और आईयूपीएसी नाम भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं इसकी, ये CH3X, इसका सामान्य नाम क्या होगा? मेथिल हैलाइड। इसका कौन सा? ये एथिल हैलाइड। अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा? नॉर्मल प्रोपिल हैलाइड। ये सब सामान्य नाम है। नॉर्मल प्रोपिल हैलाइड, 3 या उससे ज्यादा कार्बन, 3 या उससे अधिक कार्बन अगर सीधे ही जुड़े हुए पाए जाएं तो उस केस में नॉर्मल शब्द का यूज किया जाता है। सामान्य नामकरण में नॉर्मल शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है। मान लें आप ऐसा देखें, अगर 4 कार्बन हो और सीधे ही जुड़े हों, इसका नाम लिखना होगा सामान्य, तो लिखेंगे नॉर्मल ब्यूटिल हैलाइड। इसका अगर आप सामान्य नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नॉर्मल ब्यूटिल हैलाइड। इसके बाद अगला क्या है? अगले का नाम है आइसोप्रोपिल हैलाइड। आइसोप्रोपिल में आपको मैंने बताया था ग्रुप पहचानना कि आइसोप्रोपिल ग्रुप कैसे पहचाने, ठीक है। ट्रिक ऐसा है कि अगर कोई कार्बन हो, उसके आसपास 2 कार्बन लगे हुए या 2 मेथिल ग्रुप लगे हों, और अगर उस कार्बन से X जुड़ जाए जिसके आसपास 2 कार्बन लगे हों, फिर उसको आप बोल देंगे कि ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है। मतलब ये पूरा आइसोप्रोपिल ग्रुप है। इतने ग्रुप को आप पहचाने कि आइसोप्रोपिल ग्रुप है, ठीक है। अगर वहां हैलाइड लग जाए, हैलोजन लग जाए तो हैलाइड कह देंगे। हैलो कब लिखते हैं? जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो हैलो लिखते हैं, और सामान्य नाम में हैलाइड, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। इस कार्बन को ऊपर कर देंगे आप, X को उधर कर देंगे, ठीक है। X का और कार्बन का जो है स्थान बदल सकते हैं, वो भी आइसोप्रोपिल ग्रुप ही रहेगा। आइसो ग्रुप को आप पहचाना सीखें भाई। ये देखो, आप इसको पूरे को बोल रहे हैं आइसोप्रोपिल ग्रुप, आइसोप्रोपिल ग्रुप। लेकिन अगर इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिखती है कहीं भी तो उतना आइसो कहा जाता है कि ये ग्रुप आइसो है। इस प्रकार की संरचनाएं आपको दिखती हैं तो वो आइसो ग्रुप होता है। तो आप यहाँ 3 कार्बन तो आपने कह दिया आइसोप्रोपिल हैलाइड। यहाँ देखिए आप, यहाँ भी इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, आइसो ग्रुप है। लेकिन यहाँ टोटल कार्बन 4 है तो आप बोलेंगे आइसोब्यूटिल हैलाइड। आइसो ग्रुप है, टोटल कार्बनों की संख्या 4 है तो आइसोब्यूटिल हैलाइड कह देंगे। यहाँ बात करें तो यहाँ भी आइसो ग्रुप है और टोटल कार्बनों की संख्या 5 है तो बोल देंगे आइसोपेंटिल हैलाइड, ठीक है। इसके बाद क्या है? ये अगर कोई कार्बन हो, उसके एक तरफ 2 कार्बन लगे, एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन लगे हैं, एक तरफ 1 कार्बन लगे, तो उस केस में उसे सेकेंडरी ब्यूटिल कहा जाता है। एक कार्बन होंगे तो आइसोप्रोपिल होगा। अगर एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन हो
उसे सेकेंडरी ब्यूटिल कहा जाता है। और इसका स्थान भी बदल सकते हैं आप लोग, ये स्थान बदल सकता है कि यक्स उधर चला जाए, दोनों कार्बन इधर चले जाएं, तो भी वो सेकेंडरी ब्यूटिल ही रहना है। ये सब सामान्य नाम बताए जा रहे हैं। अब इसकी बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, ये ना सेकेंडरी बोलते हैं, पूरे का नाम है, पूरा लिखते हैं सेकेंडरी, और संक्षिप्त रूप में सेक लिखा जाता है। सेकेंडरी को संक्षिप्त रूप में सेक लिखा जाता है। वैसे अगर ये देखो, ये तृतीयक थर्ड डिग्री कार्बन है, थर्ड डिग्री कार्बन है, और पूरे कार्बनों की संख्या टोटल 4 है यहाँ पर ना, टोटल कार्बनों की संख्या 4 है, तो इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल, शॉर्ट में टर्ट कहा जाता है संक्षिप्त रूप में। पढ़ेंगे टर्शियरी, टर्ट को टर्शियरी पढ़ना है, सेक को सेकेंडरी पढ़ना है। अगर ध्यान दें, अगर इसी टर्शियरी कार्बन के सामने एक कार्बन लग जाए, टर्शियरी कार्बन के साथ में एक कार्बन और जुड़ता है, तो उसका एक नया नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, नियोपेंटिल ग्रुप। और हैलाइड है, हैलोजन है ना, तो हैलाइड कह दिया जाएगा, नियोपेंटिल हैलाइड, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड। एक इसी प्रकार से आपने पढ़ा है वाइनिलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, ये सब पढ़ा है आपने, एलिलिक वही। तो जब नाम लिखते हैं तो एलिल लिखा जाता है, जैसे एलिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड, ऐसा लिखा जाता है। वो बेंजीलिक एक ग्रुप होता है। जैसे अगर एलाइलिक की बात करें, जैसे मान लो कोई भी कार्बन सी डबल बॉन्ड सी हो, तो इसको कह देते हैं ना कि sp2 संकरण है, भाई यहाँ sp2 संकरण है ना भाई, ये आपका वाइनिलिक ग्रुप है, इसका नाम है वाइनिलिक ग्रुप। और जब हेलोजन जुड़ेगा तो वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिल हैलाइड कह सकते हैं आप। वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं क्यों है, क्योंकि वो कार्बन वाइनिलिक कार्बन होता है, लेकिन आप वाइनिल हैलाइड भी कह सकते हैं, वाइनिल हैलाइड, बेंजील हैलाइड, एलिल हैलाइड, ऐसा नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये वाइनिल हैलाइड है। और ये कौन सा हैलाइड है भाई, एलिल हैलाइड पढ़ाया गया आपको। इस कार्बन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ये sp3 संकरण है, और इसके समीपवर्ती कार्बन में डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ेगा, तो ये होगा, जिस कार्बन में डबल बॉन्ड है उसी के साथ हेलोजन जुड़ जाए तो वाइनिल हैलाइड। अगर उसका कोई समीपवर्ती कार्बन हो जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, उसके साथ जुड़ेगा तो एलिल हैलाइड। वैसे बेंजील हैलाइड क्या होता है, बेंजीलिक आपने लिखा है लेकिन बेंजील कहना है। बेंजील हैलाइड क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग से कोई कार्बन जुड़ा हो जिसमें सिंगल बॉन्ड हो या sp3 संकरण हो, ठीक है, आप एच लगा सकते हैं, आप एच लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एच यूज कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 2 एच, यहाँ पे क्या 2 एच, यहाँ पे 1 एच, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे 2 एच लगा सकते हैं। ये आपका एलिल हैलाइड है, आप इसको बेंजील हैलाइड कह सकते हैं। इसी प्रकार एक ये आता है ना, हेलोफॉर्म वगैरह भी आते हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, वो भी लिख सकते हैं आप। तो क्लोरोफॉर्म जानते हैं, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहना है, CHBr3 को ब्रोमोफॉर्म, CHI3 को आइडोफॉर्म कहना है। और आईयूपीसी नाम भी जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म का आईयूपीसी नाम क्या होगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। आपको बता दिया जा रहा है कि अगर हेलोफॉर्म नहीं, CHX3 को आप क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म कहते हैं। हेलोफॉर्म ये कौन सा नाम है, सामान्य नाम। हेलोफॉर्म कौन सा नाम है, सामान्य नाम। आईयूपीसी नाम क्या होगा, ट्राईहेलोमेथेन, ट्राईहेलोमेथेन। अगर आपने क्लोरीन किया, ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइब्रोमोमेथेन, ट्राईआइडोमेथेन, ऐसा नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी जानते रहे आप लोग। बाकी इसका आईयूपीसी नाम क्या लिखना है, इसका आईयूपीसी नाम क्या लिखेंगे, वन हेलो मीथेन, वन हेलो मेथेन। इसका नाम क्या होगा, वन हेलो एथेन, 2 कार्बन है, वन हेलो एथेन। इसको क्या बोलेंगे, वन हेलो प्रोपेन। वन लिखे चाहे ना लिखे, हेलो मेथेन भी कहेंगे चलेगा, हेलो मेथेन, हेलो एथेन। आप यहां लिख सकते हैं क्या, वन हेलो प्रोपेन, वन हेलो प्रोपेन। इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, 2 हेलो प्रोपेन, 2 हेलो प्रोपेन। यहां क्या लिखेंगे गले में, इसका लिखेंगे 1 2 3, 2 मेथिल, 1 हेलो, पहले लिखेंगे 1 हेलो 2 मेथिल, और क्या लिखना है, प्रोपेन, 1 हेलो 2 मेथिल प्रोपेन।
इसका क्या लिखेंगे आप लोग, 1 2 3 4 क्या लिखेंगे, 1 हेलो 3 मेथिल ब्यूटेन। इसकी बात करें तो यहाँ पे अंकन इधर से करेंगे 1 2 3 4 क्या लिखेंगे, 2 हेलो ब्यूटेन। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 हेलो 2 मेथिल 2 मेथिल प्रोपेन। इसकी बात करें यहाँ क्या लिखेंगे, 1 2 3 लिखेंगे 1 हेलो, पहले हेलो को लिखना है ना, 1 हेलो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। इसका क्या लिखना है, इसको लिख सकते हैं आप लोग 1 हेलो ब्यूटेन। ठीक है, ध्यान दें आप लोग, अगर इसकी बात करें तो 1 2 कर लेना है, क्या लिखेंगे, 1 हेलो एथीन। इसकी बात करें तो यहाँ अंकन डबल बॉन्ड की तरफ से करना है। ठीक है, डबल बॉन्ड को ज्यादा महत्व दिया जाता है। 1 2 3 लिखेंगे, 3 हेलो प्रोपीन, 1 लिख सकते हैं आप लोग, प्रोपीन। अब देखो इसका ना थोड़ा नाम बहुत विशिष्ट है, देखिए ध्यान से, अगर बेंजीन के साथ में कोई कार्बन हो, उसके साथ में हेलोजन लग जाए, डबल बॉन्ड्स वगैरह कोई भी क्रियात्मक समूह लग जाए, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ये है ना, जैसे इसका नाम लिखना है तो आप इसको मानेंगे, ये ब्रांच में मान लिया जाएगा। बेंजीन के साथ में कोई कार्बन लगा हो और उस कार्बन के साथ में क्रियात्मक समूह OH लग जाए, हेलोजन लग जाए, हेलोजन भी क्रियात्मक समूह है, जूनियर में आता है लेकिन है क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड्स वगैरह आ जाए तो उस केस में इसका नाम लिखा जाता है फेनिल। इसका नाम लिखा जाता है फेनिल। नाम लिखेंगे आप लोग 1 हेलो, पहले H को लिखा जाएगा, 1 हेलो 1 फेनिल मेथेन। इसका नाम क्या होगा, 1 हेलो 1 फेनिल मेथेन। ये कार्बन होगा, मेथेन लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, अब बात करें, अगर इसकी बात करें तो यहाँ के देखो थोड़ा सा रट लें आप लोग, CH2X2 है, इसका नाम होता है मेथिलीन डाईहेलाइड। मिथिलीन हेलाइड भी कह सकते हैं, डाईहेलाइड भी कहो चाहे हेलाइड कह लो, मिथिलीन डाईहेलाइड कहा जाता है। और IUPAC नाम लिख सकते हैं क्या, डाईहेलोमेथेन, डाईहेलोमेथेन। ठीक है, देखो फटाफट, अच्छा देखिए ध्यान से, कुछ और भी यौगिक यहाँ पे आपको दिए गए हैं जो कि एल्किल हैलाइड की कैटेगरी में आते हैं। ये सभी एल्किल हैलाइड है, इनका IUPAC नाम लिखना है। इसके बाद आप लिखेंगे एरिल हैलाइडों का IUPAC नाम, सामान्य नाम जो भी है। अच्छा देखिए, ये एल्किल हैलाइड है, कैसे पहचाना है, देखो एल्किल हैलाइड कैसे पहचानना है। अगर बेंजीन रिंग के पास जो कार्बन है, 6 कार्बन है बेंजीन रिंग में, उनके साथ है अगर डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा रहे, डायरेक्टली हेलोजन अगर बेंजीन रिंग से ही जुड़ा हो तो आप बोल देंगे वो जो है एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। और अगर हेलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, खुली श्रृंखला में है, या भाई बंद श्रृंखला, एरोमेटिक होने के लिए बंद श्रृंखला का होना आवश्यक है, खुली श्रृंखला में तो एल्किल हो ही करेगा। अब बंद श्रृंखला में भी क्या है, बेंजीन रिंग वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो बेंजीन रिंग से कोई कार्बन जुड़ा हो, उसके साथ जुड़ जाए हेलोजन, वो भी इसकी कैटेगरी में आएगा। बेंजीन रिंग से कोई कार्बन जुड़ा हो, उसके साथ में हेलोजन जुड़े, वो भी किस में आएगा, एल्किल हैलाइड में। जैसा कि आपने देखा बेंजीलिक हैलाइड, वो एल्किल हैलाइड होता है, एलिफैटिक होता है, एरोमेटिक नहीं होता। अच्छा इसकी बात करें, ये भी एल्किल हैलाइड है। इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो 1 2 यहाँ से अंकन होगा हेलोजन की तरफ से। फेनिल भी, ये देखो, ये इसका नाम फेनिल लिखा जाएगा क्योंकि क्रियात्मक समूह की कैटेगरी में X वगैरह आते हैं। ठीक है, और अंकन हेलोजन की तरफ से होगा क्योंकि H पहले आता है, मतलब हेलो लिखा जाएगा ना, हेलो, तो H पहले आता है तो नाम लिखेंगे आप लोग 1 हेलो 2 फेनिल, क्या लिखना है, एथेन, 1 हेलो 2 फेनिल एथेन।
इसकी बात करें तो यहाँ पे 1 2 करेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे आप लोग? 1 हेलो 2 फेनिल 1 हेलो 2 फेनिल एथीन लिखना है, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, ये जानते हैं किस प्रकार का हैलाइड है? एल्किल है। एल्किल में भी वाइनिल टाइप का हैलाइड, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हैलोजन ना, आप इसको वाइनिल मान सकते हैं। कौन सा हैलाइड? वाइनिलिक हैलाइड या वाइनिल हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसकी बात करें तो देखो, इसका जब नाम लिखेंगे तो अंकन देखो डबल बॉन्ड की तरफ से होगा ना, डबल बॉन्ड की तरफ से, हेलोजन छोड़िए, अब लिखेंगे 1 2 3, क्या लिखना है? 3 हेलो 1 फेनिल, क्या लिखना है? प्रोपीन। 3 हेलो 1 फेनिल प्रोपीन। ये जानते हैं किस प्रकार का हैलाइड है? ये एलिल हैलाइड, हाँ एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, ये क्लियर है थोड़ा सा आप लोग। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? एरिल हैलाइडों के नामकरण के बारे में, मोनो एरिल हैलाइड या मोनो हेलोएरिन कह सकते हैं, मोनो, ठीक है। एरिल मोनो हैलाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। मोनो हेलोएरिन्स के बारे में, डाई हेलोएरिन्स के बारे में, ठीक है। अच्छा देखो, ये मोनो हेलोएरिन्स है ना, देखो जो इसका सामान्य नाम होता है, सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम होता है एरिल हैलाइड। सामान्य नाम क्या होता है? एरिल हैलाइड, क्योंकि एरोमेटिक होता है ये, ठीक है। बेंजीन रिंग से कार्बन, बेंजीन रिंग के कार्बन से ही जुड़ा हैलोजन है। सामान्य नाम में हैलाइड लिखा जाना है, एरिल हैलाइड सामान्य नाम है। और जब आप आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, आईयूपीएसी नाम, तो जानते हैं क्या लिखा जाता है? हेलो लिखना है, हेलो एरिन या हेलो बेंजीन, वो आईयूपीएसी नाम होता है। इसको लिख लेंगे आप लोग, हेलो एरिन, या कह सकते हैं आप लोग बेंजीन, बेंजीन कहिए आप लोग, ठीक है, हेलो बेंजीन। इसकी बात करेंगे तो देखो, इसके हिसाब से ना इसका नाम लिखा जाएगा, आप इसके हिसाब से महत्व दें इसको। देखो अगर, हाँ, आप इसको मिला के देखो, इसको मिला के ना हेलो एरिन या हेलो बेंजीन कहा जाता है, तो पूरा इसको आप हेलो बेंजीन कह दें, हेलो बेंजीन कह दें। और इसके सापेक्ष दूसरे पर मेथिल है, ठीक है, दूसरे पर मेथिल है। अगर आप देखो, अगर आप सामान्य नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिखा जाएगा आर्थोमेथिल हेलोबेंजीन, दो प्रतिस्थापी वाली नाम है, हाँ। अगर आप इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आर्थो, आर्थो मेटा पैरा, सब सामान्य नाम में यूज होते हैं। इसका नाम लिखा जाएगा आर्थोमेथिल हेलोबेंजीन, सामान्य नाम हेलोबेंजीन। एरिल हैलाइड भी कह सकते हैं, हेलो आर्थोमेथिल एरिल हैलाइड कह सकते हैं, लेकिन वही की आर्थोमेथिल हेलोबेंजीन सामान्य नाम आ जाएगा। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे 2 मेथिल हेलो बेंजीन, 2 मेथिल हेलो बेंजीन। अब यहाँ देखिए डाई वाले हैं, यहाँ तो आर्थोमेटा पैरा लगना ही है। अगर द्विप्रतिस्थापी आ जाए, ये द्विप्रतिस्थापी उत्पन्न था, एक मेथिल था एक हेलो, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे द्विप्रतिस्थापी हैं, तो अगर द्विप्रतिस्थापी भी उत्पन्न होते तो वहां पे आर्थोमेटा पैरा का यूज किया जाता है। पूर्व लगने के रूप में किसका यूज करते हैं? आर्थोमेटा पैरा। आर्थो कब लगाते हैं? जब 1 2 पे हो, जब दो समूहों के बीच में 1 2 का डिफरेंस हो तो आर्थो लिखा जाता है। अब मेटा कब लिखते हैं? जब 1 3 का डिफरेंस हो। और पैरा कब लिखा जाता है? जब 1 4 का डिफरेंस। और ये डाई के लिए है, ट्राई वगैरह के लिए नहीं, त्रिप्रतिस्थापी उत्पन्न के लिए नहीं है आर्थोमेटा पैरा, ये केवल द्विप्रतिस्थापी उत्पन्न के लिए ही है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप इसका सामान्य नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आर्थो डाई हेलो बेंजीन। आप इसका लिखेंगे आप लोग क्या, 1 2 का डिफरेंस से लिख लेंगे आर्थो डाई हेलो बेंजीन। यहाँ पे 1 3 का डिफरेंस से लिख लेंगे मेटा डाई हेलो बेंजीन। यहाँ क्या लिखेंगे? पैरा डाई हेलो
पी लिख सकते हैं आप लोग शॉर्ट में, संक्षिप्त रूप में पी लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, यम, ठीक है। तो लिखेंगे पैरा डाई हेलो बेंजीन। ठीक है। अगर इसके आईयूपीएसी नाम की बात करें, आर्थो मेटा पैरा आ गए हैं सामान्य नाम की कैटेगरी में। आईयूपीएसी क्या लिखना है, आईयूपीएसी में लिखेंगे 1,2 डाई हेलो बेंजीन, 1,2 डाई हेलो बेंजीन। इसका क्या लिखना है, 1,3 डाई हेलो बेंजीन, डाई हेलो बेंजीन। इसका क्या लिखेंगे, 1,4 डाई हेलो बेंजीन। हाइड्रोजन के स्थान पे क्लोरीन ब्रोमीन जो भी यूज हो जाए, अगर ब्रोमीन, अगर क्लोरीन होगा तो डाई क्लोरो कर लेंगे, ब्रोमीन होगा डाई ब्रोमो कर लेंगे, ठीक है। और अगर भाई आयोडीन आए तो डाई आयोडो कर लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन थोड़ा सा आपको एक कंडीशन बता दिया जा रहा है, उसको याद रखें आप कि देखो अगर हेलोजन है, ट्राई की बात करें, 3 वाला बात कर लें, अगर हेलोजन है और 3 हेलोजन त्रिप्रतिस्थापी उत्पन्न है, 3 हेलोजन लगे हैं और उनके बीच में जो है पोजीशन का डिफरेंस सेम है, जैसे 1,3 का जैसे 1, 2, 3 यहाँ भी है, प्रत्येक का देखो डिफरेंस सेम है। भाई देखो जो डिस्टेंस है तीनों हेलोजन के बीच में आपस में क्या है, समान है। एक के बाद एक हेलोजन आया है, भाई देख लो, जैसे ये हेलोजन आया है, एक के बाद एक हेलोजन, एक के बाद एक हेलोजन, इनके बीच का डिफरेंस सेम है, इनको सिमेट्रिकल कहा जाता है। ठीक है, सिमेट्रिकल कह सकते, सिमेट्रिकल ट्राई हेलो बेंजीन कह सकते हैं। ट्राई हेलो बेंजीन है ही, बात नहीं है, लेकिन आप सिमेट्रिकल भी वर्ड यूज कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो आप यहाँ सिमेट्रिकल वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते शॉर्ट में सिमेट्रिकल को सीम लिखा जा रहा है, ठीक है। हाँ, ट्राई हेलो बेंजीन कह सकते, सिमेट्रिकल ट्राई हेलो बेंजीन लिख लो फटाफट। देखिए ध्यान से आप लोग, ये अभी आपने लिखा था ना, अभी आपने इसका नाम लिखा था कि यहाँ पे जो है प्रत्येक हेलोजन की जो पोजीशंस हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं, प्रत्येक हेलोजन परमाणुओं के बीच की जो डिस्टेंस है समान है, इसलिए आप यहाँ सिमेट्रिकल वर्ड यूज कर सकते हैं सामान्य नामकरण करते समय। अगर आप सामान्य नाम लिख रहे हैं तो उस समय क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिकल ट्राई हेलो बेंजीन कह सकते हैं, और आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 135। भाई चाहे जहां से अंकन करे 135 का डिफरेंस आएगा, तो 135 ट्राई हेलो बेंजीन कह सकते हैं, या एरिन भी कह सकते हैं। और इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम होगा 1, भाई ये सिमेट्रिकल नहीं है, भाई देखो इधर से आएंगे तो डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन इधर से जाएंगे तो फिर डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा, तो यहाँ सिमेट्रिकल वगैरह नहीं, सीधा आईयूपीएसी नाम लिखे, सीधा आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 123 ट्राई हेलो बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा 124 ट्राई हेलो बेंजीन, ये नाम है। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा एल्किल हैलाइडो में कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है ना, कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड होता है, उसकी नेचर जाननी है, उसकी प्रकृति जाननी। एल्किल हैलाइडो में कार्बन हेलोजन बॉन्ड की प्रकृति जाननी। थोड़ा सा बता दिया जाए आपको कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं उसमें कार्बन और हेलोजन, जैसे CH3X C2H5X, तो उसमें कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड पाया जाता है। और इसमें क्या है, इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, ये ज्यादा विद्युत होता है और ये क्या होता है, कम विद्युत ऋणी। एल्किल हैलाइडो में कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, हेलोजन होता है ज्यादा विद्युत ऋणी और कार्बन क्या होता है, कम विद्युत ऋणी। तो इस केस में क्या होगा, ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींच लेगा, इससे क्या होगा, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, हेलोजन पे क्या आएगा, थोड़ा सा निगेटिव चार्ज। ये घटना जानते हैं कौन सी, ये घटना है प्रेरणिक प्रभाव, मतलब ये जो हो रहा है ना, मतलब इस बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड अगर ध्रुवित हो जा रहा है, पॉजिटिव निगेटिव जनरेट हो जा रहा है, इस घटना को क्या बोलते हैं आप लोग, प्रेरणिक प्रभाव। ये प्रेरणिक प्रभाव है, प्रेरणिक प्रभाव। किसी अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है, कभी भी अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर चले जाते हैं, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर थोड़ा सा निगेटिव चार्ज और कम वाले पे क्या आएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज।
और इसी घटना को जो हाँ कह सकते हैं ध्रुवण, इसको बोल सकते हैं ध्रुवित हो गया है। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव में ब्रेक होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेक होने का मतलब इसको बोलेंगे ध्रुवित हो गया है। ठीक है, तो यही है कि यहाँ ध्रुवित हो गया है बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। क्यों ध्रुवित हो जाता है? क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो यही लिखा आपने, अभी समझाएंगे आपको। और बात क्या करें, अगर मैं केवल इसकी बात करूं, कार्बन हाइड्रोजन की बात करूं, हेलोजन की बात करें अगर, तो हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे फ्लोरीन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए, आयोडीन हो जाए, तो अगर आप फ्लोरीन से आयोडीन तक चलेंगे तो इसका साइज बढ़ता है। आपने पढ़ा है कि फ्लोरीन से आयोडीन तक चलने पर आकार बढ़ता है। तो जब आकार बढ़ेगा तो लंबाई भी क्या होगी? बढ़ेगी। किसकी? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई। आकार बढ़ने के साथ क्या होगा? अगर आकार बढ़ेगा, फ्लोरीन से आयोडीन तक चलेंगे तो आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी। अर्थात आप बोल सकते हैं CF बॉन्ड छोटा रहेगा और CI बॉन्ड लंबा रहेगा। कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड छोटा रहेगा और कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड क्या रहेगा? लंबा रहेगा। ये बॉन्ड छोटा होगा, ये बॉन्ड लंबा होगा। तो CF बॉन्ड छोटा, उससे ज्यादा CCl बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड उससे लंबा होगा, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड उससे लंबा, और कार्बन आयोडीन का बॉन्ड सबसे लंबा। आपको एक चीज और बता दिया जाए, एक चीज और बता दिया जाए कि जो ये बॉन्ड छोटा है, ये बॉन्ड लंबा है ना, छोटे बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई बॉन्ड, ये बॉन्ड मजबूत होगा और ये बॉन्ड क्या होगा? कमजोर। अगर बॉन्ड लंबा होगा तो कमजोर होगा, बॉन्ड छोटा होगा तो क्या होगा? मजबूत। ये बॉन्ड CF बॉन्ड छोटा होगा, CI बॉन्ड लंबा होगा। ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ये बॉन्ड वीक कमजोर होगा। इस बॉन्ड को तोड़ना होगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस बॉन्ड को क्या करना देना पड़ेगा? तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको आप बोल सकते हैं आबंध एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। अंग्रेजी बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो आबंध एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? जो बॉन्ड मजबूत होगा, छोटा बॉन्ड होगा, तो इस बॉन्ड का आबंध एंथैल्पी ज्यादा होगा, और इस बॉन्ड का आबंध एंथैल्पी क्या होगा? कम। और उन पर चर्चा कर लिया जाए। यही देखो लिखा है कि एल्किल हैलाइडों में कार्बन हैलोजन की प्रकृति जाननी है। तो यही क्या लिखा आपने, एल्किल हैलाइडों में कार्बन व हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने की वजह से जो ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो कैसा हो जाता है? ध्रुवित। ध्रुवित का मतलब पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेक हो जाता है। ये भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये अधिक विद्युतणीय है, कम नहीं, ये कम है, ये अधिक है। इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उसमें निगेटिव चार्ज, इस पे प्लस पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यही आपने लिखा है कि कार्बन क्या है? कम विद्युतणीय, और हैलोजन क्या है? हाँ, खींचेगा इलेक्ट्रॉन कार्बन की तुलना में। अच्छा देखो, इसके बाद आपने क्या लिखा है, ये हैलोजन परमाणु का जो आकार है, हाइड्रोजन परमाणु का आकार फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ेगा। फ्लोरीन से आयोडीन तक चलने पर क्या होता है? चलने पर लिख सकते हैं बढ़ता है, तक चलने पर। ठीक बात, सही है। बढ़ने की वजह से क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई जो है CF से CI तक बढ़ती है, ये मैंने बताया। तो आपने लिख लिया ये CF बॉन्ड छोटा होगा, उससे ज्यादा CCl बॉन्ड, उससे ज्यादा लंबा कौन होगा? CBr बॉन्ड, फिर सबसे अधिक CI बॉन्ड। अब इसी का उल्टा क्या होता है, मतलब आबंध लंबाई जितना ज्यादा रहेगी, जितना ज्यादा लंबाई रहेगा बॉन्ड का, उतना कमजोर होगा। कमजोर होगा तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, तो आबंध एंथैल्पी का मान कम मानते हैं। जितना एनर्जी देंगे उतना मानेंगे कि इसका आबंध एंथैल्पी उतना ज्यादा है। तो अगर आबंध एंथैल्पी की बात करें तो CF बॉन्ड का ज्यादा हो, उससे कम CCl बॉन्ड, उससे कम CBr बॉन्ड, उससे कम। थोड़ा आप इन दोनों को याद रखेंगे, भाई लंबाई ज्यादा है तो एंथैल्पी कम होगा, कम एनर्जी देना पड़ेगा। लंबाई कम है तो एंथैल्पी ज्यादा होगा, बॉन्ड एंथैल्पी। इसके बाद एक ये नोटिस वाली पॉइंट है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में का जो है द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना हो। द्विध्रुव आघूर्ण तो आप रट लीजिए, जैसे आपका आबंध एंथैल्पी ये होता है ना, आबंध एंथैल्पी, ठीक वैसे ये भी बढ़ता घटता ही है। मतलब समूह में ऊपर नीचे चलने पर इसका मान घट रहा है ना, CF से CI तक घट रहा है आबंध एंथैल्पी का मान। CF का ज्यादा है, CF को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, CI को कम देना पड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार इसका भी होता है, बस यहाँ पे CCl को पहले कर लेंगे, CF बाकी दोनों सेम है।
अगर आपको द्विध्रुव आघूर्ण रटना है तो द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम जैसे आपका आबंध एंथैल्पी का क्रम है वैसा ही होता है, बस वहां पे CCl बॉन्ड का ज्यादा होता है, CF बॉन्ड का कम, बाकी दोनों कम होते चले जाते हैं। इसको थोड़ा याद रखें, हम एक्सपेरिमेंटली डाटा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा? इसके बाद पढ़ाया जाएगा एल्कोहल को बनाने की विधियां, कितनी विधियों के द्वारा एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है, उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। इसको फटाफट लिखिए हम लोग। देखो ध्यान से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना यार, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कर लेंगे आप। अगला मेथड क्या था आपका? एल्किल हैलाइड का निर्माण करना है, उसको बनाना है। एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां पढ़नी है, और सबसे पहले किससे बनाना है? एल्कोहलों से। एल्कोहलों से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे एल्कीन से बनाए कैसे, एल्केन से बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। एल्कोहलों से बनाना सिखाएंगे, और आपको क्या सिखाएंगे? एल्केन से, एल्कीन से। और इसके बाद आपको ये भी सिखाया जाएगा कि एक एल्किल हैलाइड से दूसरा एल्किल हैलाइड कैसे बनाए। जैसे मान लो RCl दिया है, RCl से RI कैसे बनाए, RBr से RI कैसे बनाए, RCl से RF कैसे बनाए। एक एल्किल हैलाइड से दूसरा एल्किल हैलाइड भी बनाना आपको सिखाया जाएगा। एल्कोहलों से सिखाएंगे, एल्केन से, एल्कीन से, उसके बाद एक एल्किल हैलाइड से दूसरा एल्किल हैलाइड। इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइडों का विनिमय। विनिमय होगा, एक्सचेंज होंगे। एक एल्किल हैलाइड क्या होगा? चेंज होकर दूसरा एल्किल हैलाइड बनाएगा। तो ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहले बात करें एल्कोहल से, तो देखो ध्यान से, अगर एल्कोहल से बनाना हो एल्किल हैलाइड, ठीक है, जैसे मान ली आपने ले लिया ROH, अगर ROH से आपको RCl बनाना, RCl बनाना, तो उसके लिए जानते हैं क्या आप यूज कर सकते हैं? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। पहला अभिकर्मक ये है, अगर आप सांद्र HCl, एल्कोहल की क्रिया सांद्र HCl और किससे कराते हैं? निर्जल ZnCl2 से कराते हैं। ZnCl2 एक लुईस अम्ल मैंने लिखाया था आपको, ZnCl बता रहे, सांद्र HCl प्लस ZnCl2 से करा के बना सकते हैं। कैसे होगा कैसे नहीं सब बताए जाएंगे। दूसरा क्या है, आप दूसरा यूज कर सकते हैं, इसका जो है क्रिया PCl5 से करा दे। तीसरा क्या है, PCl3 से करा दे, बन जाएगा। अब कैसे बनेगा सब बताया जाएगा। आप एल्कोहल क्रिया इससे करा दें, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, इसको मिला के जानते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक। तो अगर आप जो है एल्कोहल की क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराएंगे तो भी मिल सकता है एल्किल हैलाइड आपको, खासकर क्लोराइड मिलना है, ठीक है। अगर आपने PCl5 से कराया तो मिल सकता है, PCl3 से कराया तो मिल सकता है। एक लास्ट है, अगर आप इसका जो है SOCl2 से कराते हैं, इसका नाम है डार्जन अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक? डार्जन अभिकर्मक। इससे भी कराकर आप ये बना सकते हैं, और ये बेस्ट मेथड है। नीचे वाला जो है ना एल्किल हैलाइड, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड को बनाने का बेस्ट मेथड नीचे वाला है, लेकिन पढ़ेंगे सबको आप, ठीक है। तो सबसे पहले किससे भाई? इससे कराएं, ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होगा आपका? एल्कोहल का, ये कह सकते हैं ना, एल्कोहल का ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। जानते हैं इसको ल्यूकास परीक्षण के नाम से भी जाना था, ल्यूकास टेस्ट। जो एल्कोहलों का ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया हो रहा है उसको आप क्या बोलने वाले हैं? ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? ल्यूकास परीक्षण। क्या होता है क्या नहीं सब बताया जाएगा आपको, ठीक है। देखो पहली बात आप जान लें कि ल्यूकास अभिकर्मक, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग ल्यूकास अभिकर्मक के बारे में, जो कि वहां लिखा है आपने, ल्यूकास अभिकर्मक, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ल्यूकास अभिकर्मक,
क्या है भाई, लिख सकते हैं सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2। जल नहीं लेना है, लुईस अम्ल है वो, अगर आपने जल दे दिया तो वहीं से लोन पेयर वगैरह ले लेगा। ठीक है भाई, क्या काम करेगा बता रहा हूँ ना अभी, वो ZnCl2 का काम क्या है बताया जाएगा अभी आपको। अगर आपने जल लिया तो फिर क्या दिक्कत होने वाली है ये भी बताया जाएगा आपको। सांद्र HCl लेना है प्लस निर्जल ZnCl2 का मिश्रण क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, अभिकर्मक। सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2 का मिश्रण। आपको एक चीज बता दें कि एल्कोहल जो नहीं होता, एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक में विलेय होता है। इसमें घुलनशील होता है, ल्यूकास अभिकर्मक में घुल जाता है। अभिकर्मक में मतलब क्रिया क्या लेगा, कुल मिला के समझे आप लोग, में घुलनशील होता है। इस बात को याद रखें आप। किंतु किंतु जो एल्किल हैलाइड नहीं है, एल्किल हैलाइड, इसमें मतलब उसी ल्यूकास अभिकर्मक में धूधलापन उत्पन्न करता है। घुलता नहीं है, क्या उत्पन्न करता है, धूधलापन। या आप इसको बोल सकते हैं श्वेत अवक्षेप। श्वेत अवक्षेप उत्पन्न करता है। इसका मैं आपको ध्यान दिया, इसका मतलब समझा रहा हूं। जैसे एल्कोहल है, अगर ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे, एल्कोहल है ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे तो आपको मिलना है एल्किल हैलाइड। क्या मिलना है, एल्किल हैलाइड। अब कैसे पहचानेंगे कि एल्किल हैलाइड बन गया है कि नहीं बना। देखो एल्किल हैलाइड तो आप देख तो नहीं सकते कि देख लेंगे कि बन गया है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बना है कि नहीं बना, इसकी जांच के लिए आपको देखना है कि विलयन में धुंधलापन उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर धुंधलापन उत्पन्न हो गया है तो क्या समझेंगे आप, एल्किल हैलाइड बन गया है, एल्किल हैलाइड बन गया है। अगर नहीं उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब एल्किल हैलाइड नहीं बना है। बस ऐसे ही जांच की जाती। और ल्यूकास परीक्षण जो होता नहीं, ल्यूकास परीक्षण में क्या होता है, अगर आपसे बोले ल्यूकास परीक्षण में क्या होता है, ल्यूकास परीक्षण में एल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराई जाती है और एक बनता है एल्किल हैलाइड। इतना बात आप जानना है, आपको जानना है। ल्यूकास परीक्षण में क्या होता है, एल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, ल्यूकास अभिकर्मक से। एल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराई जाती है, बनता है एल्किल हैलाइड, जो कि धुंधलापन उत्पन्न करता है विलयन में, या बोल सकते हैं श्वेत अवक्षेप उत्पन्न करता है। अगर ध्यान दें आप लोग, इस अभिक्रिया में या इस परीक्षण में एल्कोहलों की डिग्री की जांच की जाती है। इस परीक्षण के द्वारा एल्कोहलों की डिग्री की जांच की जाती है। कैसे नहीं, कैसे भाई, क्यों की जाती है, क्यों नहीं, पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लें कि कैसे अभिक्रिया हो रही है, उसके बाद बातें की जाएंगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर आपने लिया है एल्कोहल, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं आप, HCl ले रहा हूं, HCl लिख लें आप लोग, सांद्र HCl, सांद्र HCl प्लस क्या लेना है, निर्जल ZnCl2। अकेले नहीं होगा, दोनों रहने, सांद्र HCl निर्जल ZnCl2। मैं आपको बता दूं ZnCl2 नहीं है, ये OH को हटाने का काम करता है, निकालने का काम, हटाने का नहीं, निकालने का काम करता है। OH को निकालने का काम करता है, जो कि स्पष्ट होगा, मैकेनिज्म देखेंगे कैसे निकाल रहे समझ में आएगा। बस आप इतना जानते रहिए कि यहाँ जो निर्जल ZnCl2 है, इसका काम क्या है, OH को निकालना, OH को निष्कासित करता है, ऐसा बोल सकते हैं, निकालता है। तो जब ये OH को हटा देगा तो देखो OH हटेगा, H प्लस, OH H क्या निकाल लेगा, H2O, OH वहां से हटेगा, OH और H क्या निकाल लेंगे, H2O, Cl जाके जुड़ जाएगा, मिल जाएगा आपको एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मिल जाएगा, और हटाने का काम OH को ये कर रहा है, ZnCl2। तो यहाँ पे आपको मिलता है RCl, H2O निकल जाता है। अब ये कैसे हुआ कैसे नहीं, इसकी मैकेनिज्म देखें। अगर आपने यहाँ निर्जल के स्थान पे जल लिया तो क्या दिक्कत होने वाली, ठीक है, उसको समझेंगे आप। देखो अगर आपने एल्कोहल लिया है, एल्कोहल लिया है, इसकी क्रिया पहले देखो कैसे OH को हटा रहा है, इसको समझना है। OH को कैसे हटा रहा है उसको समझना है आपको। अगर आप निर्जल ले रहे हैं, निर्जल ZnCl2,
ZnCl2 लिया है, सुनो ध्यान से। तो देखो ZnCl2 क्या है, ये लुईस अम्ल है कि नहीं, ये चीज जानते हैं, लुईस अम्ल है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये लुईस अम्ल है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, कितना जानते हैं आप, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे है लोन पेयर ना, अब ये लोन पेयर को खींच रहा है, भाई जिंक को चाहिए लोन पेयर, तो ये मतलब जिंक इस लोन पेयर को खींचेगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे चला जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे चला गया। तो जब ये लोन पेयर इसकी तरफ आएंगे या इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, तो ओ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जिंक पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। ये अपना ऐसा मान लो कि ये खुद का लोन पेयर इसको दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास ना, दे रहा है। और होता क्या है, आर बनता है, ओ पे आता है प्लस, एच को लगा लेनी चाहिए आप। इसके बाद ये बनता है ZnCl2, और इस पे क्या आ जाएगा, आएगा माइनस। ये जानते रहिए आप कि भाई जब लोन पेयर देगा इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस। अब ओ पे प्लस रहना अच्छी बात नहीं है, ओ पे प्लस का होना अच्छी बात नहीं है। तो जानते हैं क्या होता है, ये यहां से एच को खींचता है, एच को खींचता है तो क्या मिलता है, मिल जाएगा आपको आर, ठीक है, आप ऐसा समझे इसको, नहीं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, आर पे प्लस मिलता है, और क्या मिलता है आपको, मिलेगा Zn, ठीक है, Cl2 मिलता है ना, ZnCl2 मिलता है, और फिर क्या मिलता है, OH। लेकिन आपको एक चीज बता दूं मैं, एक चीज बता दे रहा हूँ कि देखो ये प्लस है, ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस प्लस खत्म, लेकिन इसका माइनस बचा रहेगा ना, एक माइनस आपको लिखना है भाई, ओ पे प्लस है, अगर ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, आप इसको समझें, अगर आर का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो प्लस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस रहेगा ना, तो आप एक माइनस लिख लें, आप लोग जिंक का माइनस रहना है, ठीक है, तो ये आर प्लस बनता है। तो यही आपको सिखाया जा रहा है कि जो आर प्लस बना नहीं है, थोड़ा मैं इसको बढ़िया से बना दूं, आर प्लस बनता है, क्या बनता है, कार्बोधनायन, इस बात को याद रखें आप, कार्बोधनायन बनता है, और क्या बनता है, ZnCl2 बनता है, और OH बनता है, और इस पे क्या रहता है, माइनस। ये स्लो होता है, ये स्टेप स्लो होता है, यही RDS होता है, और इसको बोल सकते हैं कि ये SN1 अभिक्रिया हो रही है, कार्बोधनायन बन रहा है ना, इसको बोलते हैं कि ये SN1 अभिक्रिया हो रही है, और यही स्लो होता है, ठीक है। अगर कार्बोधनायन बना है, कार्बोधनायन बना है, तो यहाँ पे क्या क्या होने के चांस है, आप बात आपको याद रखना है, यहाँ शिफ्टिंग होने का चांस है, शिफ्टिंग होने का लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ क्या होने का चांस है भाई, हाँ शिफ्टिंग होने की संभावना होती है, शिफ्टिंग हो सकता है। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पे रेसिमिक मिश्रण भी मिलने का चांस है। पहली बात शिफ्टिंग हो सकता है, भाई शिफ्टिंग होगा, डिग्री बढ़ाना हो तो शिफ्टिंग हो सकता है। और दूसरी बात क्या है, लिख सकते हैं आप लोग दूसरी बात, कि कार्बोधनायन के प्रोकायरल होने पर, कार्बोधनायन के प्रोकायरल होने पर, प्रोकायरल का मतलब जानते हैं आप लोग ना, कि यहाँ पे जो कार्बोधनायन जिसपे प्लस होगा उसकी तीनों वैलेंसी डिफरेंट हो आपस में, और आने वाला ग्रुप भी जो हो उनसे डिफरेंट होना चाहिए, तो उस केस में बोल देंगे कि वो कार्बोधनायन का जो कार्बन है वो प्रोकायरल है। तो लिखेंगे कार्बोधनायन के प्रोकायरल होने पर क्या भाई, रेसिमिक मिश्रण मिलने की संभावना होती है, रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होने की क्या होती है, संभावना। संभावना होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अभी ZnCl2 का काम है, आपने क्या देखा कि ZnCl2 इसको इलेक्ट्रॉन खींच के प्लस बनवा रहा है ना, अब ये प्लस बन गया, आर प्लस बन गया है मान लीजिए। अब इसकी क्रिया जानते हैं, इस पूरे की क्रिया कराते हैं HCl से, इससे कराते हैं HCl, H प्लस Cl माइनस टूटता है, Cl माइनस जाके जुड़ जाएगा आपको, हाँ देखो ध्यान से, Cl माइनस जाके जुड़ जाएगा तो मिलेगा RCl। इसके बाद देखो, जिंक पे माइनस कम स्थायी है, OH पे ज्यादा स्थायी होगा, तो आप माइनस को फिर वहां भेज देंगे, जिंक एक धातु है, उस पे माइनस को होना कम स्थायी होगा ना यार, तो माइनस यहाँ कम स्थायी होगा, OH पे ज्यादा स्थायी होगा, तो OH को कहाँ भेज देंगे, माइनस को OH पर भेज देंगे, हो जाएगा OH माइनस, और H प्लस क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। देखो ध्यान से,
ये माइनस वहां चला जाएगा तो H प्लस और OH माइनस क्या निकाल लेगा, H2O निकाल लेगा, और ZnCl2 जैसे आया था रिएक्शन कराने के बाद वैसे ही निकल लेगा ना यार। ZnCl2 उत्प्रेरक की भांति आया था, उत्प्रेरक के रूप में आया था, रिएक्शन कराने के बाद निकल लेगा। देखो सारा काम यहाँ से हो रहा है, कार्बोधान बंद है फिर अटैक हो रहा है, तभी तो मिल रहा है। और बनेगा कैसे, जब ZnCl2 इसको खींचेगा, जब लोन पेयर को खींचेगा तभी तो बनेगा। अगर इसको कोई ऑलरेडी यहाँ पे जल ले लिया आपने, जल के पास लोन पेयर होता है खुद, H2O पे लोन पेयर होता है, तो अगर आपने जल ले लिया तो यही लोन पेयर दे देगा, ये अभिक्रिया बढ़ने का चांस आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आपने जली माध्यम ले लिया है तो ये जो अम्ल है ये जल से ही लोन पेयर खींच लेगा, फिर ये अभिक्रिया के आगे बढ़ने का चांस क्या है, कम होता है, इसलिए यहाँ पे निर्जल रखा जाता है, जल को नहीं रखा है। तो यहाँ थोड़ा याद रखें कि ये कौन किस अभिक्रिया से होती है, SN1 क्रियाविधि को फॉलो करती है, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। कार्बोधान में शिफ्टिंग होने का चांस है, प्रो कायरल होने पर कायरल होने का चांस है, रेसिमिक मिश्रण मिलने का चांस है। इसको फटाफट लिखें आप। अच्छा देखो ध्यान से, अभी देखिए आपने क्या लिखा, ल्यूकास परीक्षण देखा ना, ल्यूकास परीक्षण में क्या देखा आपने कि बन रहा है भाई, मतलब मैकेनिज्म में देखा मिल रहा है कार्बोधनायन। कार्बोधनायन के स्थायित्व के बारे में जानते हैं ना आप लोग ना, कार्बोधनायन के स्थायित्व के बारे में जानते हैं कि 3rd डिग्री कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी होता है, 2nd डिग्री उससे कम 1st डिग्री। तो जो भी एल्कोहल देखो, जो भी एल्कोहल स्थायी कार्बोधनायन उत्पन्न करेगा, जो भी एल्कोहल स्थायी कार्बोधनायन को उत्पन्न करेगा, ल्यूकास परीक्षण को फास्ट देगा। ल्यूकास परीक्षण को फास्ट देने का मतलब क्या है, वो तुरंत ही एल्किल हैलाइड का निर्माण कर देगा, अभिक्रिया तेज होगी ना, स्थायी कार्बोधनायन जिस एल्कोहल से मिलेंगे वो अभिक्रिया फास्ट होगी। तो पता है आपको कि 3rd डिग्री एल्कोहल क्या करेगा, 3rd डिग्री कार्बोधनायन देगा, 2nd डिग्री एल्कोहल 2nd डिग्री कार्बोधनायन देगा, और 1st डिग्री एल्कोहल क्या देगा, 1st डिग्री कार्बोधनायन। तो जो कार्बोधनायन बन रहा है वही अभिक्रिया का RDS है, उसी पर सब डिपेंड कर रहा है, अभिक्रिया की दर उसी पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो 3rd डिग्री एल्कोहल तुरंत ही एल्किल हैलाइड को बनाएगा, 2nd डिग्री एल्कोहल थोड़ा सा मतलब उसकी अपेक्षा स्लो बनाएगा, और 1st डिग्री एल्कोहल मतलब और स्लो बनाएगा। क्या बनाएगा क्या नहीं वो बातें लिखी गई हैं। जो 3rd डिग्री एल्कोहल होगा, अगर उसकी अभिक्रिया किससे कराई जाए, ल्यूकास अभिकर्मक से, तो आपको पता है भाई एल्किल हैलाइड की क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराने पर, एल्कोहल की क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, इतना बात आपको याद रखना है। और जिसकी जांच आप कैसे करते हैं, आपने देख लिया कि विलयन में क्या उत्पन्न हो गया, धुंधलापन उत्पन्न हो गया, विलयन में क्या उत्पन्न हो गया, धुंधलापन। इसका मतलब समझेंगे कि एल्किल हैलाइड बन जा रहा है, का निर्माण हो जा रहा है। 3rd डिग्री एल्कोहल लेंगे तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न होगा, 3rd डिग्री एल्कोहल से क्या उत्पन्न होगा, तुरंत धुंधलापन। 2nd डिग्री एल्कोहल से 5 से 10 मिनट के बाद क्या उत्पन्न होता है, धुंधलापन उत्पन्न होता है। इसका मतलब 5 से 10 मिनट के बाद क्या बनता है, एल्किल हैलाइड। 3rd डिग्री एल्कोहल लेंगे तुरंत बन जाएगा एल्किल हैलाइड, और तुरंत ही क्या उत्पन्न होगा, धुंधलापन या श्वेत अवच्छेद। अगर आप 1st डिग्री एल्कोहल लेते हैं, 1st डिग्री एल्कोहल, तो जो धुंधलापन उत्पन्न होता है आधे घंटे बाद उत्पन्न होता है, जिसको आप ये लिख सकते हैं कि सामान्य ताप पर धुंधलापन उत्पन्न। आप ये लिखें आप लोग कि 1st डिग्री एल्कोहल के केस में जो धुंधलापन है वो सामान्य ताप पर उत्पन्न नहीं होता है, तब उत्पन्न होगा जब थोड़ा सा और ज्यादा गर्म किया जाए। लेकिन आपको जांच करनी है ना, अगर आपको एल्कोहलों की डिग्री की जांच करनी है तो आप ल्यूकास परीक्षण का यूज कर सकते हैं। 3rd डिग्री एल्कोहल तुरंत देगा क्या, ल्यूकास परीक्षण को तुरंत ही देगा या तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न करेगा। 2nd डिग्री एल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद, और 1st डिग्री एल्कोहल सामान्य ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं करेगा। इस प्रकार आप एल्कोहल की डिग्री की जांच कर सकते हैं। भाई एल्कोहल की डिग्री की जांच की जा सकती है ल्यूकास परीक्षण के द्वारा। तो यही है, ल्यूकास परीक्षण का उपयोग कहाँ करते हैं, एल्कोहल की डिग्री की जांच में। अगर आपने 3rd डिग्री एल्कोहल लिया है, ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराई, तो मिलेगा 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड, वही मिलेगा 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड। अब कैसे पता करना है, बस आपको देखना है विलयन में धुंधलापन उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। मिलेगा 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड या मिलेगा एल्किल हैलाइड, और तुरंत ही मिलेगा, मतलब तुरंत क्या उत्पन्न होने वाला है, धुंधलापन। अगर आप 2nd डिग्री एल्कोहल लेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे, तो मिलेगा 2nd डिग्री एल्किल हैलाइड, और 5 से 10 मिनट बाद मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा ये, 5 से 10 मिनट बाद मिलेगा। तो 5 से 10 मिनट बाद क्या उत्पन्न होने वाला है, धुंधलापन। अगर आपने 1st डिग्री एल्कोहल ले लिया है, ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराई है,
तो कमरे के ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं होता, या लिख सकते हैं आप लोग आधे घंटे बाद उत्पन्न होता है, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो बोलते हैं कि ये दोनों ल्यूकास परीक्षण को पॉजिटिव बोलते हैं, कि अगर उत्पन्न करता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकास परीक्षण को पॉजिटिव दे रहा है, और नहीं देगा तो क्या बोलते हैं ल्यूकास परीक्षण निगेटिव। हाँ, निगेटिव ल्यूकास परीक्षण, पॉजिटिव ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट। ये दोनों ल्यूकास टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं, पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट देते हैं, और ये कैसा देता है निगेटिव ल्यूकास टेस्ट। इसी बेस पर ध्यान दें आप लोग, इसी बेस पर अगर यहाँ देखा जाए, कोई पूछे कि क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बोल सकते हैं नो रिएक्शन, चाहे तो लिख, लेकिन अभिक्रिया नहीं होगी। भाई सामान्य ताप पर अभिक्रिया मतलब ताप तो बढ़ाना नहीं है। अगर आपने फर्स्ट डिग्री अल्कोहल लिया है, उसकी क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराई है, ल्यूकास अभिकर्मक से कराई है, तो कमरे के ताप पर अभिक्रिया होने वाली नहीं है, गर्म करने पर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं नो ल्यूकास टेस्ट, ऐसा बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं धुंधलापन उत्पन्न नहीं होगा, धुंधलापन उत्पन्न नहीं होगा, सामान्य ताप पर नहीं होगा। और यहाँ पे सेकेंड डिग्री अल्कोहल देगा, ये देगा, यहाँ पे यहाँ Cl आ जाएगा ना, बस OH को हटा के Cl कर देना है, सेम अभिकर्मक लेना है, तो आपको मिल जाएगा क्या CH3 CH CH3, और यहाँ पे Cl आ जाएगा। लिख सकते हैं क्या धुंधलापन लिख सकते हैं, आप इसको ना अपने भाषा में लिख सकते हैं कि निगेटिव ल्यूकास टेस्ट, निगेटिव ल्यूकास टेस्ट। आप इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव, मतलब बनेगा तो आप लिख सकते हैं पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट, पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट। यहाँ भी बनेगा भाई, बस OH के स्थान पे Cl आ जाएगा, तो यहाँ भी लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी क्या होगा पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट। यहाँ पे मिलेगा आपको पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट। अच्छा इसकी बात करें, ध्यान दो आप, इसको ध्यान दो पहले, आपको अगर याद हो तो ये कार्बन जो है यहाँ से क्या मिलने वाला है, इस प्रकार का कार्बन मिलेगा आपको, दिमाग में रखिए बात आप। अगर आप ZnCl2 से क्रिया कराएंगे, जो भी क्रियाकलाप होगा इससे ये मिलेगा ना आपको, आप ये मिलने वाला है कि नहीं, ZnCl2 इसको निकाल लेगा, कैसे निकाले कैसे नहीं सब मैकेनिज्म देख लेंगे आप। लोन पेयर को खींचेगा, फिर अपना OH निकल जाएगा, इस प्रकार का मिलेगा कार्बोनाइन। ये है कि नहीं प्रोकाइडल, देखो तीनों ग्रुप डिफरेंट है, और आने वाला Cl है, आप इसको बोल सकते हैं प्रोकाइडल है। तो अगर ये प्रोकाइडल है ना, तो यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर मिलने वाला Cl कहाँ, एक बार सामने से जुड़ सकता है, एक बार कहाँ से जुड़ सकता है पीछे से। रिटेंशन और क्या होने वाला है इन्वर्जन, रिटेंशन होने वाला है और क्या होने वाला है इन्वर्जन होने वाला है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, एक मिलेगा C6H5HCH3 Cl यहाँ मिल सकता है, दूसरा ठीक इसका उल्टा, Cl इधर हो जाए प्लस यहाँ पे क्या कर लेंगे HCH3 C6H5, इन दोनों के मिक्सचर को आप क्या बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे यही लिखा था आपने कि रेसिमिक मिश्रण मिलने की भी संभावना होती है, समझ पा रहे हैं आप लोग, रेसिमिक मिश्रण मिलने की संभावना हो। अच्छा आप ध्यान दो, इस अभिक्रिया के विषय में नोट पॉइंट आप ये लिख लें, आपने लिखा है ठीक बात, थर्ड डिग्री ज्यादा दिखाता है, आप रट लें, या याद रखिए इस बात को कि थर्ड डिग्री अल्कोहल ल्यूकास परीक्षण को फास्ट देता है, तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करता है, सेकंड डिग्री अल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद देता है। क्यों देता है, क्योंकि थर्ड डिग्री कार्बोधनायन के बारे में सोचिए, थर्ड डिग्री कार्बोधन ज्यादा स्थायी होता है, सेकंड डिग्री वाला कम स्थायी। आपको कुल मिला के मैकेनिज्म को फोकस करना है कि ल्यूकास परीक्षण वो एल्कोहल फास्ट देगा जिसके द्वारा प्राप्त होने वाला कार्बोधनायन क्या होगा ज्यादा स्थायी होगा। डिग्री तो है ठीक है, डिग्री तो है ठीक है, लेकिन आप ये इस बात को याद करें या याद रखें कि वो एल्कोहल ल्यूकास परीक्षण को पॉजिटिव देगा, ल्यूकास परीक्षण पॉजिटिव का मतलब भाई धुंधलापन उत्पन्न करेगा जिससे प्राप्त होने वाला कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी होगा, चाहे वो एल्कोहल फर्स्ट डिग्री का ही क्यों ना हो। क्यों भाई, बात बता रहा हूं मैं आपको, जैसे एग्जांपल लिखें आप, एक होता है ना C6CH5 जो कि बेंजीन रिंग है, और CH2 है Cl है, OH कर लें आप लोग, ये आपका फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, ये आपका फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है भाई, है ना, ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। आप इसको बेंजीन रिंग बना सकते हैं, अगर बेंजीन रिंग आ जाए
कोई अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो फिर रेजोनेंस होने वाला है, तो होगा कि नहीं स्थाई। यद्यपि ये फर्स्ट डिग्री का है, ये फर्स्ट डिग्री का, लेकिन बेंजीन रिंग होने की वजह से अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो भाई क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज घूमेगा, है फर्स्ट डिग्री का लेकिन ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी क्या देगा, ल्यूकास परीक्षण को पॉजिटिव देगा। क्यों, ल्यूकास परीक्षण के मैकेनिज्म के विषय में आपको याद रखना है कि ल्यूकास अभिक्रिया वही एल्कोहल देगा जिससे प्राप्त होने वाला कार्बन क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा, चाहे वो एल्कोहल थर्ड डिग्री का हो चाहे वो फर्स्ट डिग्री का हो। सामान्य केस में थर्ड डिग्री ज्यादा स्थायी होता है, सामान्य तो नियम है भाई, थर्ड डिग्री फास्ट देगा, सेकेंड डिग्री उससे कम फर्स्ट डिग्री देगा ही नहीं, लेकिन आपको साथ में ये बात भी याद रखना है, मैं पॉइंट को लिख दे रहा हूँ, इसके पीछे में चर्चाएं मैं करूंगा, ठीक है, पॉइंट आप लिख लें। एक और एल्कोहल इसी प्रकार का है, ये होता है CH2CH, अगर मान लो ऐसा आ जाए, यहाँ भी अगर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ भी होगा रेजोनेंस, भाई पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई, रेजोनेंस होगा, ये भी स्थायी होते हैं, दोनों ही फर्स्ट डिग्री के हैं लेकिन ये दोनों ही दिखा पॉजिटिव देंगे, ल्यूकास परीक्षण क्या देंगे, पॉजिटिव। तो मैं आपको एक नोट पॉइंट लिख रहा हूं, एल्कोहल या वे एल्कोहल पॉजिटिव ल्यूकास परीक्षण देते हैं जिनसे प्राप्त होने वाला कार्बन क्या होता है, जिनसे प्राप्त होने वाला कार्बन वाला कार्बन अधिक स्थायी होता है। बराबर लिखें।